शहर ओलिया में सर्दी और धुंध की शदीद लहर अपने जोबन पर। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। हल्की हवा चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत भी मजीद कम होने के इम्कानात हैं। आपको बताएं, शहर ओलिया में सर्दी और धुंध की शदीद लहर अपने जोबन पर। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, शहर ओलिया मुल्तान में अगर सर्दी के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर की ओवरऑल जो वेदर कंडीशंस हैं वो सर्द रहती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ सर्दी ही नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुल्तान शहर में खून जमा देने वाली सर्दी है तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मुल्तान शहर में जहाँ एक जानिब सर्दी की लहर अपनी शिद्दत पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी जानिब जो मुल्तान शहर का जो क्लाइमेट है वो भी यकसर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरज ना निकलने के बराबर है और उसके साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है वो अपने जोबन पर जाती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर धुंध के हवाले से बात की जाए तो धुंध की शिद्दत भी अपने जोबन पर रहती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस अगर मोटरवेज की बात की जाए तो धुंध की इतनी ज्यादा शिद्दत है, डेंस फॉग है कि मोटरवे को मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा दौरानियां है उसकी हद तक बंद रखा जा रहा है। यानी अगर आज की बात की जाए तो आज भी मोटरवे को तकरीबन M4 मोटरवे को 13 घंटे तक बंद रखा गया और M5 मोटरवे की बात की जाए तो M5 मोटरवे को तकरीबन 14 घंटे तक बंद रखा गया है ट्रैफिक के लिए। इसी के साथ साथ अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए तो रेलवे ट्रेन का जो रफ्तार है वो भी सुस्त रवि का शिकार रहती हुई दिखाई दे रही है। फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी डेंस फॉग की वजह से मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगर बात की जाए तो रेलवे जो रेलगाड़ियां हैं उनमें हजारा एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे लेट हुई है, जिसका जो टाइम है वो सुबह 6:30 बजे का था, लेकिन धुंध की वजह से वो तकरीबन मुल्तान में 10:30 के करीब पहुंची है। इसी तरीके से अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब तो सर्दी की शिद्दत अपने जोबन पर जाती हुई दिखाई दे रही है, सूरज नहीं निकल रहा, मतलब अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है, धुंध की शिद्दत बरकरार है। तो वहीं दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहां एक जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब धुंध मजीद डेंस होती हुई दिखाई देगी। आज के मुतालिक भी ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि तकरीबन शाम को 6-7 बजे के करीब से दोबारा फॉगी वेदर होना स्टार्ट हो जाएगा और 7-8 बजे के करीब तक मुल्तान शहर में डेंस फॉग पड़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो रवा हफ्ते में मुल्तान शहर में बारिशों के तो ऐसा सच कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत अपने जोबन पर होगी। जिस तरीके से अगर अभी की बात की जाए तो इस वक्त सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि हाथ मंजमिद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हल्की हवा चलने की वजह से मौसम मजीद सर्द रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्तान शहर का मतलब अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। सूरज की जो इंटेंसिटी है वो जिस तरीके से अब ना होने के बराबर है, इस तरीके से रवा हफ्ते में भी ना होने के बराबर ही रहेगी और धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शहर ओलिया के बासियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं और स्पेशली मोटरवे पर सफर करने वाले जितने हजरात हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि ऐसे टाइम में सफर करें जिस टाइम में मोटरवे पुलिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करें और उसके साथ साथ जो एक स्पेसिफिक टाइम है दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक उसमें सफर करें और अगर रात के वक्त सफर करें भी सही तो चाहिए ये कि फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। मुल्तान में सर्दी के बायस मासूम बच्चे मुसलसल नमूनिया का शिकार। 24 घंटों में नमूनिया के 115 केसेस रिपोर्ट, बेड्स कम पड़ गए। चिल्ड्रन में 60, निश्तर में 28 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 15 नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। आज बिल्कुल मुल्तान में जनूब पंजाब भर में पिछले चंद दिनों के दौरान जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस सर्दी से जो बच्चे हैं जिनकी एज कम है वो बड़े ज़्यादा मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस मुल्तान के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर एक दफ़ा फिर से नमूनिया के केसेस में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है तकरीबन
कोई 60 के करीब बच्चे हैं जिनमें जो है नमूनिया की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में भी 25 से ज़ायद जो बच्चे हैं जिनमें जो है नमूनिया की तस्दीक हुई है। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी जो है दर्जनों के हिसाब से नमूनिया के जो केसेस हैं वो बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स में भी रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के हवाले से नमूनिया के केसेस के हवाले से बात की जाए तो 105 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनमें नमूनिया की तस्दीक हुई है। ऐसे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि एकदम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, दर्जा हरारत में कमी आई है। जो नौमौलूद बच्चे हैं वो इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके बायस वो मुतासिर हो रहे हैं। और वालिदैन को यही कहा जा रहा है कि बच्चों को जो सर्दी की लहर चल रही है इससे बचाया जाए ताकि वो नमूनिया। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। मियां वाली में नमूनिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। हर घर का दूसरा बच्चा नमूनिया का शिकार है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेर अनवर खान ने बताया कि नमूनिया का शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नमूनिया के हवाले से तो इस वक्त मियां वाली में नमूनिया शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेर अनवर खान न्याज़ी साहब। आपसे सवाल से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस तरह के इस वक्त हमारे पास जो इंडोर में कैपेसिटी है वो तकरीबन 35 बेड की है और जो इस वक्त सीज़न चल रहा है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है तो घर घर में हर दूसरा बच्चा इस मर्ज से मुब्तला है, उसके छाती के मसले मसाइल हैं और हमें मजबूरन जब बच्चों को ज़ाहिर सी बात है मसला ज़्यादा होता है तो दाखिल करना पड़ता है। अब एडमिटेड पेशेंट जो हमारे पास पड़े हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं रिकवर होने में। सर्दी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उस तरह हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करने में नाकाम हो रहे हैं। जो पेरेंट्स के बिहाफ पे चीज़ें हैं कि हर घर में अब मैं समझता हूँ कि वालिदैन को थोड़ा बहुत केयर करने में खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हम लोग बीइंग डॉक्टर उनको यही एडवाइस करेंगे कि आप घर में नेबुलाइजर मशीन होनी चाहिए और बल्ब शक्कर मिल जाते हैं जिनसे बच्चों की नाक की सफाई वगैरह बार बार करें और सर्दी से बचाएं। ये चीज़ें पेरेंट्स कर सकते हैं। अब बीइंग डॉक्टर हमारे एंड पे ये है कि डेफिनेटली अब हम लोग एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमने हर बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे हालात जैसे बुरे भी हों जैसे भी हों। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंतजामी भी कोशिश कर रही है, लेकिन स्पाइट ऑल दैट कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट जिस तरह आबादी है 25-30 लाख की आबादी है और हर घर का दूसरा बच्चा बीमार है, तो ये तमाम तर करने के बावजूद हम लोग उनको वो इंटरनेशनल लेवल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि नमूनिया इस कदर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि हर घर में हर दूसरा बच्चा जो है नमूनिया के मर्ज में मुब्तला है। इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि वालिदैन एहतियाती तदाबीर पर भी इख्तियार करें और बच्चों को सर्दी से बचाएं ताकि बच्चे जो है नमूनिया के मर्ज से महफूज रहें। जी भावलपुर में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जाड़े का मौसम अब शहरियों के लिए बीमारियों का मौजब बन रहा है। स्मॉग और मौसमी शिद्दत के बायस दमा, एलर्जी और चेस्ट इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान भावल विक्टोरिया आउटडोर में फेफड़ों की बीमारियों के केसेस में 100% इजाफा हो गया। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बहावलपुर खुश्क और गर्म खिता है। जब भी यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो बहुत बड़ी तादाद में शहरी इसका शिकार होकर बीमार होते हैं। 8 महीने की शदीद गर्मी के बाद मौसम जैसे तब्दील होता है तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं मौसमी बीमारियों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें जो फेफड़ों के अमराज हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन से मरीज ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं फेफड़ों में मुब्तला होकर और मौसमी शिद्दत के बायस, और साथ साथ स्मोक जो थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा दमा के मरीजों में इजाफा किया? जी ये मौसम जो पहले कभी खुशगवार समझा जाता था अब इसमें एहतियात की ज़रूरतें नज़र आती हैं। सबसे बड़ी वजह ये स्मॉग है जिसमें छोटे छोटे ज़रे फ़ज़ा में आ जाते हैं और वो ज़रे सांस के नज़रिए जाते हैं और बच्चों की फेफड़े की नशोनुमा को रोकते हैं और बड़ों की जो पहले से बीमारियां वो भी बढ़ाते हैं और नई बीमारियां भी लाते हैं। हमारे पास इसकी वजह से जो एलर्जी के अमराज हैं वो 100% बढ़ गए हैं। जो उनको हमें टैकल करना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है, उनको दवाइयाँ उनकी बढ़ानी पड़ रही हैं। और इसके अलावा जिनको कुछ भी नहीं था वो भी इस स्मॉग के इफेक्ट की वजह से हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं और उनको हम एहतियाती तदाबीर बता चुके हैं, मज़ीद उनको हम बताते हैं और ताकि मज़ीद ना फैले उसकी भी हम बताते हैं कि अपनी गाड़ी चेक करें, अपना जो आग ना लगाएं
اور کسی کا گاڑی دھواں دے رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرائیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کسان حضرات ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کی ہیں تاکہ اس صورتحال کو کنٹرول کر کے اس موسم کو انجوائے کیا جا سکے. بالکل جی، ابھی موسم باقی ہے، موسمی شدت باقی ہے، تو اس حوالے سے سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے اسموک کی میٹیگیشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو اس موسم کے باعث موسمی بیماریاں جنم لیتی ہیں، خاص طور پر الرجی کے جو کیسز ہیں اور اسموک کے باعث دمہ کے کیسز میں 100% اضافہ ہوا ہے. جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ آپ کا. ترنڈا محمد پناہ میں چھٹیوں کے باوجود تعلیمی اداروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری. محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. محکمہ تعلیم کے سخت احکامات اور چھٹیوں کے باوجود شدید سردی میں نجی تعلیم میں ادارے کھلے ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں، ترنڈا محمد پناہ میں چھٹیوں کے باوجود تعلیمی اداروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری. محکمہ تعلیم نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. محکمہ تعلیم کے سخت احکامات اور چھٹیوں کے باوجود شدید سردی میں نجی تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے غلام علی. ترنڈا محمد پناہ کے نجی تعلیمی اداروں نے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے سرکاری احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے. شدید سرد ترین موسم اور دھند میں جو ہے ترنڈا محمد پناہ کے نجی تعلیمی ادارے جو ہے کھلے ہوئے ہیں. کھلم کھلا سرکاری احکامات کی خلاف ورزی جاری ہے. یہاں کے والدین بچوں کے میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی، یہ سی ایم صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ سرکاری اسکول ہیں اس وقت بند ہیں. پرائیویٹ اسکول جو ہے نا تقریباً تمام کے تمام کھلے ہوئے ہیں. اتنی خون جمانے والی سردی ہے کہ دور دراز سے والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ صرف اپنی فیس کی لالچ میں نا بچوں کی زندگیاں سے کھیل رہے ہیں. لہٰذا میرا سی ایم سے مطالبہ ہے کہ یہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے سکولوں کو بین کیا جائے. تقریباً تمام ادارے پرائیویٹ جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں. میری سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور بچوں کو بیمار ہونے سے بچائیں، کیونکہ یہ بہت سخت سردی ہے، خون جما دینے والی سردی ہے. لہٰذا میں پھر مطالبہ کرتا ہوں سی ایم صاحبہ سے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. جی، ترنڈا محمد پناہ میں تمام نجی تعلیمی اداروں نے جو ہے حکومت پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے اور خون جما دینے والی اس سردی میں با اثر نجی اداروں کے مالکان نے جو ہے سکول کھولے ہوئے ہیں. دور دراز سے والدین اپنے بچوں کو صبح سویرے سردی کے موسم میں سکول لے آتے ہیں اور چھٹی کے اوقات لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ صبح سویرے سردی میں آنے والے جو بچے ہیں ان کی زندگیاں بھی دو پر لگ چکی ہیں. کسی وقت وہ وبائی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں والدین کہ ان اداروں کو ایس او پیز کا پابند کیا جائے. متعدد نجی ادارے جو ہیں وہ حکومت احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ غلام علی آپ کا. ملتان میں گیس کا بحران سنگین اخلاقی اور سماجی المیہ کی شکل اختیار کر گیا. غیر قانونی کمپریسر کے استعمال کے باعث قانون کی پاسداری کرنے والوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے اور قانون شکن گیس کھینچ کر آرام سے گرم کھانا کھانے میں مصروف. گیس کے عدم توازن سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جانتے ہیں شکیل سلطان سے. جی، ملتان میں ان دنوں سردی بڑھی تو گیس کی طلب بھی بڑھی، لیکن ہر گھر کی کہانی ہے کہ گیس یا تو کم دستیاب ہوتی ہے، اگر دستیاب ہوتی ہے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کھانا بنانا مشکل ہو جاتا ہے. شہری سے کافی پریشان ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ گھروں میں کمپریسر استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے منسلک دیگر گھر جو کمپریسر استعمال نہیں کر رہے وہ گیس کے اچھے پریشر سے محروم ہو جاتے ہیں. اس وقت ملتان کے کافی علاقوں کا یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہم اس وقت الشافی کے علاقے میں موجود ہیں. الشافی چوک کے مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ملتان میں گیس کی صورتحال بالکل پریشر نہیں ہے، اور جو کم و بیش جس ٹائم گیس کا وقت ہوتا ہے آنے کا تو اس وقت کچھ لوگ اپنے گھروں میں کمپریسر وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگلے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں بالکل بھی گیس میسر نہیں ہوتی. ان کے لیے سمجھے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اس معاملے میں درخواست یہی کروں گا اپنے اداروں سے اور جو لوگ ان سے منسلک ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں. کمپریسر کے خلاف تو کم از کم ضروری ہونا چاہیے. رہائشی ہیں اور وہاں پہ گیس کی کیا صورتحال ہے؟ اس گیس سے بالکل بھی محروم ہے. لہٰذا یہ ہے کہ انہیں لکڑیاں یوز کریں. لکڑیوں کا ریٹ ہے 1600 روپے من، ایل پی جی کا ریٹ ہے 320 روپے. سوئی گیس کا نامیسر ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. غریب آدمی کیا کرے. اور کمپریسر کا غیر قانونی استعمال ختم کروایا جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ پر توجہ دی جائے. ان دنوں ایک اہم ضرورت ہے شہری کم از کم اس ضرورت سے، اس سہولت سے مستفید ہو سکے، ان کے سوئی گیس کے استعمال کے مسائل کم ہو سکے. کیونکہ بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. ادھر ڈی جی خان میں صارفین کے چولہے تو ٹھنڈے لیکن بھاری بھرکم بلوں کے باعث شہری گرم. شہر کے بیشتر علاقوں میں
24 घंटे के दौरान बमुश्किल 2 घंटे गैस फराहम की जा रही है, मगर प्रेशर इतना कम कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। फिक्स चार्जेस और इजाफी टैक्सेस लगा बिल थमाए जा रहे हैं। महंगी LPG खरीदें या बिल अदा करें, शहरी परेशान। आपको अपडेट करें, डीजी खान में सार्फिन के चूल्हे तो ठंडे, लेकिन भारी भरकम बिलों के बायस से शहरी गर्म। शहर के बेशतर इलाकों में 24 घंटों के दौरान बमुश्किल 2 घंटे गैस फराहम की जा रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, जलालखान शहर के अंदर जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो वैसे ही घरों के अंदर जो चूल्हे हैं वो भी बंद हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो सुई गैस की लोड शेडिंग है वो बढ़ चुकी है और जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा सर, सुई गैस तो 24 घंटे में बमुश्किल 2 घंटे आती है और इनके बिल इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, कोई फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। अब 3000 से कम हमारा बिल नहीं आता और सुई गैस होती नहीं है। उधर से हम बिल भर भर के थके हुए हैं। अब आपके सामने मैं इधर सिलेंडर भरवाने आया हूँ। इधर से LPG का रेट भी बढ़ गया है। अब हम एक गैस की सूरत में 2 बिल भर रहे हैं। इधर से LPG का गैस वो महंगी हो गई है, सर्दियाँ, उधर से सुई गैस होती नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सुई गैस को एक प्रॉपर तरीके से ऑन करें ताकि हर घर में आए और इस वाले इजाफी बोझ है गैस का, इससे भी हम बचें और अपने बिलों में भी कमी करें ताकि गरीब आवाम का जीना आसान हो सके। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? गैस की लोड शेडिंग है, क्या सर? बिल्कुल मुश्किलात बहुत है। जैसे भाई कह रहे थे ना, बिल्कुल वही बात है। बिल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन गैस मौजूद नहीं है। इसलिए LPG की रेट भी बढ़ जाते हैं फिर। लेकिन हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे और हुकूमत के अपना आवाम के बारे में बिल्कुल सोचे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। अंगारों पर सुलगते आंसू। बहावलपुर में सुई गैस की मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरियों को जमाना कदीम में धकेल दिया। गैस न होने से बावर्ची महंगी लकड़ियों पर खाना तैयार करने पर मजबूर। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, जिस कदर इंसानी तारीख पुरानी है और खाने पकाने के लिए लकड़ी के इस्तेमाल का जो तारीख है वो भी उतनी पुरानी है। ज़माने कदीम से जो है वो लकड़ी को सालन बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर जिद्दत के साथ साथ गैस और दीगर वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब सूरत हाल यही है कि गैस जो है वो गायब हो गई है, गैस मिल नहीं रही, अगर है तो बहुत महंगी है और अभी भी जो खाने बनाने का रुझान है वो दोबारा ज़माने कदीम की तरह जो है वो लकड़ियों पर मुंतकिल हो गया है। घरों में बाहर जो है वो खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है और लकड़ी की कीमतों में भी आए रोज जो है वो इजाफा होता जा रहा है। लकड़ी के हवाले इस्तेमाल के हवाले से जो है क्या मसाइल हैं, क्या आसानियां हैं? लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। जी सर, ये तो सर असलों से आ रहा है, लकड़ियों पे खाना पकाना यार सर, इनसे तो हमारा लकड़ियों से जुड़ा हुआ काम है सर। हम अगर गैस जला नहीं सकते, अगर गैस जलाएंगे तो गैस मिलती नहीं है, अगर मिलेगी तो कम मिलती है, कभी मिली है कभी ना मिले। लकड़े तो सब आ रहा है लेकिन लकड़ भी बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी हमारा अजलों से इसी काम पे चल रहा है। हमारी रोटी भी इसी बनती है, सालन भी इसी बना रहे हैं और हमारा काम इसी लकड़ से चलता है सर। इस वक्त देखें जी, लकड़ी हाथ में ली हुई है, ये खाना लकड़ी पे बना रहे हैं। हाँ जी, लकड़ पे बना रहे हैं खाना। लकड़ इतनी महंगी है कि वो हम ले भी नहीं सकते लकड़, तो गैस के ऊपर खाना सही नहीं बनता, जायका भी सही नहीं आता गैस के ऊपर। तो ये लकड़ के ऊपर खाना सही बनता है, तो ये लकड़ ये सफ़ेदे की है तो लकड़ इतनी 1800 रुपये मन दे रहे हैं ये। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यही कहना है लोगों का कि लकड़ियों पर ही इस खाना बनाया जा रहा है, लकड़ियाँ ही इस्तेमाल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। मुल्तान के शहरियों ने जनवरी के सर्द मौसम और ठंडी हवाओं से बचाव का रास्ता ढूंढ निकाला। कामकाज के लिए घरों से बाहर शहरी लकड़ियां जलाकर आग सेकने में मसरूफ। शहरियों का सुई गैस की लोड शेडिंग बारे क्या कहना है, तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। शदीद सर्दी है, धुंध है और उसके साथ साथ यख बस्ता हवाएं हैं। ऐसे में जो लोग घर से कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं वो थोड़े से सुकून के लिए और सर्दी दूर भगाने के लिए देसी तरीका इस्तेमाल करें। यहाँ पर लकड़ियां जलाकर आग जलाई गई है। बताइएगा क्या सूरत हाल है? सर्दी बहुत ज्यादा है, धुंध है, अचानक ही पड़ी है, गैस की लोड शेडिंग है। ये देसी हमने नुस्खा इस्तेमाल किया, आग जला के सारे सेक रहे हैं। सर्दी की इतनी मकसद लहर है, ये अचानक ही आई है। आप बताइएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम ये लकड़ियाँ जलाते हैं। घर में गैस भी नहीं आती तो इसलिए ज़रा बहुत परेशान है। तो सर्दी की वजह से हम ये लकड़ियाँ जलाकर आग सेक रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा मज़ा भी आता है, ज़ाहिर है मौसम सर्द है, आग जलाई होती है दोस्तों के साथ खड़े हुए। हाँ जी,
घर में गैस नहीं है, खाने का मसला है, बाहर आके ना हमने खाना खाना होता है, ये देसी तरीका हमने अपनाया हुआ है आपके सामने। यहाँ से सड़क से जो लोग गुजरे हैं वो भी थोड़ी देर के लिए मेरी तरह जैसे यहाँ पर आग सेक रहे हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। सर्द मौसम की यही खूबसूरत बात है कि लोग जो एक दूसरे को नहीं भी जानते, इर्द गिर्द के जो दुकानदार हैं या राह चलते लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए यहाँ ज़रूर रुकते हैं और आग जो है वो इस सर्दी के मौसम में लाजमी सेक रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहरा तारिक आपका। इमरान खान में पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्तियों का अमल जारी। पैरा फोर्स में शमूलियत के लिए 1 मील लंबी दौड़ का सख्त मरहला। जिला भर से 1257 उम्मीदवारान लंबी दौड़ में शरीक हुए। मर्द और खवातीन को दौड़ मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दिया गया है, तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में पैरा फोर्स में भर्तियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती कहोर का ये पुल है और पुल के साथ ये जो सड़क है इसके ऊपर जो है वो लंबी दौड़ का एक टेस्ट है। उसमें हिस्सा लेने के लिए 1200 से जायद ये कैंडिडेट, ये नौजवान जो है वो इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद हैं और बेहतरीन इंतजामात के साथ जो है ये टेस्ट लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे से मौजूद हैं रहीम यार खान के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर राना रियासत अली और एसडीओ पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह गोंदल साहब। उनसे जानते हैं, सर हम खुद भी देख रहे हैं कि बड़े अच्छे इंतजामात हैं, इन इंतजामात में कौन कौन से डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया है और कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेस्ट में हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पैरा फोर्स का फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं इसमें अभी रनिंग हो रही है। तो रनिंग में हमारे पास जो फिगर थी जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था वो 1257 थे, मगर मौके पे काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट हैं, टोटल सारे लोग अपीयर नहीं हुए। तो अच्छा चल रहा है। इसमें लोकल पुलिस है, मेन रोल पैरा फोर्स का है जो ऑलरेडी हमारे साथ अफसरान एहलकारान अवेलेबल हैं, ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, सारे अदारे इधर शामिल हैं इस इवेंट में। तो इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर तक, ये लास्ट हमारा बैच है जिसमें 150 के करीब बच्चे हैं, तो इनकी अभी रनिंग होगी और उसके बाद अपीयर होंगे दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे इनके हाइट और चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट होगी। जी इस हवाले से थोड़ा सा मजीद बताएगा ये कौन सी सीट है जिसमें भर्तियां हो रही हैं और टेस्ट का क्राइटेरिया के हवाले से बताएगा और ये चीज़ बताएगा कि मेरिट पे तो ऑलरेडी आप कभी भी कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते और स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं आप, लेकिन इस तमाम तर इंतजामात के हवाले से आप। जी बिल्कुल, ये हमारे बेसिकली 2 पोस्टें हैं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और एक उसका 2 दिन पहले टेस्ट हो गया मंडे को, और ये जो आज टेस्ट हो रहा है ये है हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये मेरे साथ 3-4 ऑफिसर हमारे मौजूद भी हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें क्राइटेरिया बेसिकली ये है हमारा कि 3 फेजेज़ हैं इसकी। पहला फिजिकल है, जो पास हो रहे हैं उनका सारा रिकॉर्ड हमारे एसएनए साहब डिजिटल डेली भेज रहे हैं हेड ऑफिस को। ये लोग पास होंगे उसके बाद उनका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेगी, इसमें वो चांस नहीं है कोई हैंकी पैंकी का। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेगी, उसके बाद वो जो रिटर्न पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा और वो फिर बाद में उनकी फाइनल लिस्ट लगेगी, वो फिर ट्रेनिंग में जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। सर कितना लंबा सफ़र है, कितने मिनट में तय करना होता है, इस सवाल से बताएगा और रास्ते में जो है वो क्या क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, इसमें हमारा 2 है, फीमेल के लिए हमारा टाइम डिफरेंट है, 14 मिनट टाइम है जी, 14 मिनट्स फॉर द लेडीज़, और हमारे बॉयज़ के लिए 9 मिनट का टाइम है, 9 मिनट्स। और बाकी यह है कि इसमें हमारा एक एंड पॉइंट है, वहाँ पे सारा इंतजामात मौजूद है। हमारे रेस्क्यू की टीम में साथ भी रवाना है, वहाँ पे भी रवाना है। लेडीज़ के लिए हमारी अलग रियासत साहब ने लेडीज़ कांस्टेबल को अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे बड़ा अच्छा से इंतजाम है। वहाँ पे जो लोग पास हो जाते हैं उनकी अलग लिस्ट बनाई जाती है और वहाँ पे बाकायदा पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो गाड़ियों पे उनको लेके जो उनका नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे उनकी मेजरमेंट, जिसमें उनकी हाइट है, उनका इसके अलावा उनकी BMI है, बॉडी वेट इंडेक्स है, उनका वेट है, वो तीनों चीज़ें वहाँ पे उस पॉइंट पे की जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर राना रियासत अली साहब और एसडीओ पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह गोंदल साहब अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और बेहतरीन इंतजामात शफाफ तरीके से मेरिट से जो है वो तमाम तर दौड़ का जो टेस्ट है वो लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। लोधरा में भी पैरा फोर्स में भर्तियों का दूसरा मरहला शुरू। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्तियों के ख्वाहिशमंद 928 उम्मीदवार मुस्तकबिल की जंग लड़ने मैदान में उतरेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गैलानी की सरबराही में इंतजामात मुकम्मल हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, जिला लोधरा में पैरा में भर्तियों का अमल जारी है। आज इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की दौड़ का मरहला मुकम्मल किया गया है। मर्द व खवातीन ने दौड़ में हिस्सा लिया और अब उनकी जिस्मानी पैमाइश जो है वो की जा रही है। इस तमाम अमूर की निगरानी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पीरा फोर्स की जो है रिक्रूटमेंट्स हो जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए फिजिकल टेस्ट हुए, आज हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए फिजिकल टेस्ट थे
اور اس کے اندر میل اور فیمیل 928 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ حصہ لے رہے ہیں. ابھی ہمارا پہلا بیچ جو ہے میل کینڈیڈیٹس کا اس کی رننگ ہو چکی ہے, ان کی فزیکل میئرمنٹس وغیرہ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ابھی فیمیل بیچ جو ہے اس کی رننگ شروع ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے بڑے بہترین انتظامات کیے ہیں سیکورٹی کے. پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے ہیوی, اور 1122 ہے, ہیلتھ ہے, سول ڈیفنس ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں, سارے یہاں پہ اویلیبل ہیں کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ سموتھلی یہ سارا جو پروسیس ہے ڈپٹی کمشنر لودھرا جناب چودھری محمد اشرف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا آصف حنیف آپ کا. صبر و ہمت اور روشن مستقبل کی جنگ. ملتان میں پیرا فورس انفورسمنٹ آفیسر گریڈ 14 کی بھرتیوں کے لیے میدان سج گیا. 1 میل کی دوڑ میں کئی امیدوار راستے میں لڑکھڑا گئے تو کچھ فنیشنگ لائن سے پہلے گر پڑے. منزل مقصود تک کون پہنچا, جانتے ہیں ماہر عمران سے. بالکل بات کریں گے اس وقت ملتان پیرا فورس کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. رننگ کا سلسلہ جاری ہے اور پیرا فورس میں جو بچیاں ہیں, فیمیلز ہیں, ان میں کمپٹیشن رننگ ہو رہا ہے. میرا کیمرہ مین حسیب آپ کو یہاں پہ دکھائے تو یہ رننگ کا پروسیس ہے, اور 7 منٹ میں جو ہے 1 میل کا 14 منٹ میں 1 میل کا سفر بچیوں نے جو ہے وہ طے کرنا ہے. اور سب سے جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی نے بہت پیچھے ساری بچیوں کو باقی چھوڑ دیا. 361 جو فیمیلز ہیں اس ریکروٹمنٹ پروسیس میں جو رننگ میں حصہ لے رہی ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اس وقت اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں. بچے جو منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں, کم ہی وقت باقی رہ چکا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا ہوا ہے. اور آپ کو مبارک ہو, سب سے پہلے پہنچی ہیں. آپ سے چھوٹے 3 بہن بھائیوں اور تینوں گورنمنٹ جاب والے ہوں, اور آپ رہ رہے ہوں, اور خاندان میں پڑھائی سب سے زیادہ اور آپ رہ رہے ہوں, تو یہی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. کس کی موٹیویشن تھی سب سے آگے گئی؟ بس پریشر تھا کہ جواب لینی ہے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بچی ہیں جس نے سب بچیوں کو پیچھے پچاڑ دیا. یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ وہ تمام جیتنے والے بچے ہیں کو آپ جیت چکی ہوئی ہیں, اور آگے ٹیسٹ کے لیے جو ہے مشکل تھا یہ بات. ہاں بہت زیادہ مشکل تھا, لیکن پہنچ گئی ہیں. جی. تو آپ پہلے اس کے علاوہ بھی کبھی رننگ کی ہے؟ نہیں, فرسٹ ٹائم کی ہے, کوئی ٹرائی نہیں کی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یہ بچے جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ لڑکڑائے بھی ہیں, کچھ گر بھی گئے تھے, اور یہ جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں 361 بچیوں میں یہ بچیاں جو ہیں وہ کامیاب قرار پائیں. اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں پیرا فورس کی جو ہے وننگ کے بعد جو ہے میڈیکل فٹنس کا جو ٹیسٹ ہوگا, میئرمنٹ کا ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد ریٹرن جو ٹیسٹ ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا. جی بہت شکریہ ماہر عمران آپ کا. خان میں سپرنٹینڈنگ انجینئر میپکو عبدالحفیظ بھٹی کا سخت ایکشن. میپکو سرکل میں محکمانہ غفلت پر 4 اہلکار معطل. خراب اور جلنے والے 1385 میٹرز MNT لیبارٹری نہ بھجوانے کا انکشاف پر معطل کیا گیا. جمال دین والے, گلشن اقبال, میاں والی قریشیاں اور خان بیلا سب ڈویژن متاثر کو معطل کیا گیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے عاصم صدیق. دیکھیں ایسی میپکو رحیم یار خان کی عبدالحفیظ بھٹی نے یہ سخت ایکشن لیا جس میں میپکو سرکل سے سرکل سے تعلق رکھنے والے 4 جو اہلکار ہیں ان کو معطل کیا گیا. انہوں نے خراب چلنے والے جو 1385 میٹر تھے وہ MNT لیبارٹری میں نہیں بھجوائے تھے, جس پر جمال دین والی, گلشن اقبال, میاں والی قریشیاں اور خان بیلا سب ڈویژن کے جو متاثرین ہیں وہ وہاں پہ جو ان کے وہاں پر تعینات ہیں LS ان کو وہاں پہ مطلب کیے گئے. یہ 4 اہلکار جو ہیں وہ غفلت مل کر ثابت بھی ہوئی ہے. انہوں نے جولائی 2022 سے جنوری 2026 تک میٹر جو ہے وہ ڈیٹا ریٹرول کے لیے نہیں بھجوائے گئے تھے, تاکہ جیسے میٹر جن پر کرپشن کا الزام ہوتا ہے, بجلی چوری کا, ان کو MND لیب میں بھجوایا جاتا ہے, وہاں پر نہیں بھجوائے گئے. جس پر ایسی میپکو نے ایکشن لیتے ہوئے سابقہ آباد کے لائن سپرنٹینڈنٹ محمد ندیم جمال, گلشن اقبال سب ڈویژن کے لائن سپرنٹینڈنٹ احمد علی خان اور میاں والی قریشیاں سب ڈویژن کے زاہد شکور اور خانبیرہ سب ڈویژن کے عبد الحلیم کو وہ معطل کیا گیا ہے. ان کے خلاف انکوائری کے ہدایات. بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا. سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا. 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے کی کمی. 24 کراٹ سونے کی فی تولہ قیمت 4
69,500 रुपए हो गई। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,69,500 रुपए हो गई। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,69,500 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 40,268 रुपए हो गई है। जहानिया में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला अंडरपास का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। तामीराती काम अचानक बंद होने के बायस 12 वाले फाटक के करीब गहरी और खतरनाक खाई बनाकर छोड़ दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे जैन यूसुफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया 112 वाले फाटक के करीब मौजूद हूँ, जहां पर कुछ अरसा कबल अंडरपास की तमीर का काम का आगाज शुरू किया गया, मगर ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल ना हो सका है। यहाँ पर रेलवे फाटक बंद होते ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, और जबकि यहाँ पर जो खुदाई की गई है, साथ ही जो है वो रिहायशी जो है लोग रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए यहाँ से मोटरसाइकिलें निकालना, उनके लिए जो यहाँ से गुजरना बहुत ज्यादा अजीरन हो गया। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन कोई अरसा 2 साल से ये जो अंडरपास का मंसूबा है ये खटाई में पड़ा हुआ है। ना तो इसको मुकम्मल किया जा रहा है, ना इसके कोई काम किया जाता है। पिछले दिनों ये काम शुरू हुआ, ये बड़े बड़े गड्ढे 10-10, 20-20 फुट डाल दिए गए, तो ये साथ में आबादी है, आगे बारिशों का सीजन है। अगर खुदा न खास्ता इन गड्ढों में बारिशों की सूरत में पानी भर जाता है, अगर कोई बच्चा गिर गया या कोई किसी को जानी नुकसान हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारी तो अहलिया ने जहानिया की, बल्कि ये अहलिया ने इलाका की भी यही ख्वाहिश है कि एक तो अंडरपास बने, ताकि अवाम को जो फाटक बंद होने की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना हो, तालिब इल्म वक्त पर स्कूल पहुंचे और मरीजों को बर वक्त जो है ना जी तिब्बी इमदाद देने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। तो अगर ये नहीं करना तो कम से कम ये गड्ढे तो फिल कर दिए जाएं, ताकि कोई जानी नुकसान या कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो हमारी जनाब ये डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, CM पंजाब और जो भी जिम्मेदारान हैं या जो भी इसके जो करता धरता है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जी इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को मुश्किलात दरपेश ना आए। जी बहुत शुक्रिया जैन यूसुफ आपका। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए लिया ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। पुलिस के सदर बाजार समेत तिजारती मार्केटों में जगह जगह नाके, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। आज मैं मौजूद हूँ लिया में मेन बाजार, सदर बाजार के बाहर रेलवे फाटक के मकाम पर। अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने और साथ हेलमेट और दीगर जो कवानीन पर उन पर अमल दरामद करने वाले से यहाँ पर नाका लगाया गया है। और शहरों की बड़ी तादाद जो बाजार रही है, तो आज उनको भी यहाँ पर जुर्माने किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी उनसे बात भी करेंगे और जाने के दुकानदारों कारोबार जो कितने मुतासर, साथ साथ शहरों की मिसाल साना भैया तो 600 कितनी मुश्किल थी ना भैया? अरे देने में क्या मुश्किल आज कोई कहा कि कोनी, कोई किसे कोनी, कोई पता ही कोनी, कोई मोटरसाइकिल वाला कारोबार ही कोनी, मोटरसाइकिल कोई नहीं आता मोटरसाइकिल वाला। भैया तुझसे दसो क्या मुश्किल क्या मुश्किल है? जो यहाँ आता है वो इनको ये रोक लेते हैं। कारोबार लोग डर के बाहर नहीं आ रहे, हमारी रेहड़ियाँ बंद पड़ी हैं, हम कारोबार नहीं कर सक रहे, बिल्कुल कोई वसाइल नहीं है कारोबार के। जो आ रहा है उन्हें रोकी आ रहे हैं, डर के हमारे लोग भाग रहे हैं इधर उधर, किसी को नहीं छोड़े। जो सौदा लेने रुकता है उनके चलान कर रहे हैं, हम बहुत मजबूर हैं। यकीनन दुकानदार हैं, सादा रेहड़ी वाले हैं, तमाम जो लोग हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। यकीनन यहाँ पर लोग मौजूद उनसे बात भी करेंगे। भाई बताइएगा, आपका चलान किया गया, किस बेस पर चलान किया गया? हेलमेट बेस पे। हेलमेट पर किया गया जी। तो कहाँ से आ रहे थे आप? इधर सिटी से, ईदगाह से। कितनी मुश्किलात हो रही हैं इस हवाले से? किस हवाले से? सर ट्रैफिक के जो अमला है, जो कवानीन पर अमल दरामद है, मुश्किलात तो नहीं हो रही किसी वजह से? नहीं, देखा जाए तो अपनी हिफाजत ही है। बिल्कुल यकीनन शहरी जो अवेयर है और इस वजह से उनका भी यही कहना है। भाई आप बताइएगा, आपका यहाँ पर चलान किया गया है, क्या समझते हैं किस बेस पर चलान किया गया और कितने? जी चलान इसका नहीं हुआ। यकीनन जी लोग जो यहाँ पर मौजूद है उन सबका यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जो अपने कवानीन पर अमल दरामद कराए ताकि। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। मक्कर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाजारों और सड़कों के किनारों से रेहड़ियां खत्म करके अलग रेहड़ी बाजार कायम कर दिए गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासिर होने वाले रेहड़ी बानों, ढाबा, होटल वालों को मुतबादिल जगह मिल गई। तफसीलात से आगाह करेंगे असलम बलोच। हाँ जी बिल्कुल, CM पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जहां पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है तजावुजात के खिलाफ, वहीं बक्खर में बाजार खुले कर दिए गए हैं। पुख्ता तमीरात गिरा दी गई हैं, दुकानें मिसमार करके रास्ते जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। जहां पर रेहड़ी बानू के कारोबार
मुतासिर हुए थे, अब उनको मुतबादिल जगह मिलने से रेडी बानों के चूल्हे भी अब गर्म होने लगे हैं। मेरे साथ रेडी बान मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं कि उनके कब से ये कारोबार मुतासिर हुए थे, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। हम 4 माह से पहले बैठे थे, इसलिए हम मरियम नवाज को मेहरबानी करते हैं, उन्हें हमें दोबारा ठिया लगा के दिए हैं। और मार्शदात पीरा फौज वालों ने भी हमें मेहरबानियाँ उनकी जो हमें यहाँ ठिया लगा के दिए हैं। और हम और DPO का DCO का सबका शुक्र अदा करते हैं। ये हमारा होटल है, उधर समोसे पकौड़ों की दुकान है, हम मेहरबानी करते हैं कि उनका शुक्रिया अदा जो हमें दोबारा रोज़गार दिया है। गरीब आदमी है भाई, हम इधर होटल चलाते थे जी, उसके बाद हमारा होटल गिराया दिया था। इधर गरीब आवाम सस्ती हम रोटी देते हैं जी, है ना। 14 दिन हमारे बच्चे भी भूखे हो गए थे, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। फिर हमने होटल तैयार किया जी, खूबसूरत होटल तैयार करके हम बच्चों की रोटी खा रहे हैं जी। अब हमारे बच्चे भी रोटी खा रहे हैं, आवाम ही रोटी खा रही है जी, है ना जी। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, मरियम नवाज को हम सलाम ही करते हैं, हमको कारोबार भी दिया है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया असलम बलोच आपका। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद भून ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर MS डॉक्टर आमिर रजा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीजों से तिबी सहूलियत की फ्राहमी में के बारे में भी पूछा। तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। जबलपुर डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फकार भून साहब ने एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर का आज सरप्राइज विजिट किया है। इनके हमरा जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर के MS डॉक्टर आमिर रजा और दीगर जो है अफसरान भी मौजूद थे। इसकी तफसीलात बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर के MS डॉक्टर आमिर साहब। बताइएगा, ये डिस्ट्रिक्ट के रूटीन के विजिट्स होते हैं, लेकिन आज एक सरप्राइज विजिट था। उसके अंदर उन्होंने जो डिफरेंट वार्ड्स हैं, हमारे मेडिकल है, सर्जिकल है, गायनी है, डायलिसिस है, पीड्स वार्ड्स का मुआयना किया और फिर इसमें वो पेशेंट टू पेशेंट फीडबैक लेते हैं, मतलब बेड टू बेड जाते हैं, पेशेंट से पेशेंट भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके थ्रू आउट विजिट में लोगों ने जो उनका फीडबैक था बहुत पॉजिटिव था। लोगों ने अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन सर्विस के हवाले से जो भी उन्होंने पूछा, उन्होंने बिल्कुल कहा कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भावनगर के अंदर उनको मिल रही हैं और मजीद जो इसमें बेहतरी हो सकती है वो हमें गाइड भी करते रहते हैं, डायरेक्शंस भी देती हैं। और इस विजिट में भी कुछ क्लीननेस के हवाले से जो उनके रिजर्वेशन थी उन्होंने उसके भी हमें डायरेक्शन दिए हैं। इंशाल्लाह हम डे टू डे कोशिश करते हैं कि जो भी डायरेक्शंस हों उसको फॉर टेकअप किया जाए और उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल हुकूमत पंजाब की और डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर जो है वो अमल दरामद किया जाता है। ये थे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर के MS डॉक्टर आमिर साहब जो कि बता रहे थे कि DC भावनगर जो है वो मुख्तलिफ वक्तन फ़क्तन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर का विजिट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह के दफ्तर में क्राइम मीटिंग, जिला भर के तमाम SDPOs और SHOs मीटिंग में शामिल। DPO सैयद गजनफर अली शाह का कहना है कि मुजरिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनको सलाखों में कैद रखा जाएगा। मुकदमात में सजा दिलवाने के लिए सर्कल लेवल पर प्रोसिक्यूशन और IT सेल कायम किए जाएंगे। आपको अपडेट करें, DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह के दफ्तर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंतखाबात इंतखाबी मरहला में वकला धड़ मुतारिक हो गए। सदारत के लिए मसरूर अहमद बलोच और जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त के लिए नियाज अहमद गरवा पुर उम्मीद। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी बहावलपुर में वकला एक बार फिर से इंतखाबात के मराहिल में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर के इंतखाबात 10 जनवरी को होंगे, जिसके लिए खानों के एजाज भी शुरू कर दिए गए हैं वकला के लिए। अगर आपको मेरे कैमरामैन शाह सकलन दिखा सके तो ये खानों की नशिस्त इस वक्त जारी है जो कि सजाई गई है। मसरूर अहमद खान बलोच सदर के उम्मीदवार हैं और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं हाफिज नियाज गरवा साहब। मैं चाहूंगा कि उनके साथ सीनियर वकला भी मौजूद है। क्या कहेंगे मसरूर साहब? बहुत मेहरबानी, आज लोगों ने बहुत शफकत की है, हमारे इस गैदरिंग में शामिल हुए हैं। हमारी तमाम लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है और इंशाल्लाह हम बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। लोग बहुत मेहरबानी करें। नियाज साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महमूद भाई कि आपके चैनल के हवाले से हमारी जो ये मोहब्बतें हैं ये तमाम दोस्तों तक पहुँच रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारे बड़े हमारे लीडरान तमाम मौजूद हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तमाम दोस्त हमारी इस रिक्वेस्ट पे जमा हुए हैं और हमारे साथ वोट सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उमर साहब क्या देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई आपकी मोहब्बतों के मशकूर हैं। आपने हमेशा हर खुशी के मौके पर कवरेज दी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे कैंडिडेट सदर सेक्रेटरी
की पोस्ट पर इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमारे तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं। जनाब मलिक इम्तियाज़ महमूद अवान साहब, नासर जोया साहब, AR औरंगजेब साहब और चौधरी नवीद खलील साहब, मेरे बड़े भाई ख्वाजा गुलाम मुर्जा साहब, हम सब भाई इकट्ठे हैं। तो असम जावेद मिनहार साहब, मतलब सारे भाई जिनके नाम मैं नहीं ले सका, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह निसार ततला साहब भी खड़े हैं, मुबशर लोधी साहब भी। तो आज दोस्तों ने भरपूर शिरकत की है। हमारे चेयरमैन मलिक सईद अजार साहब की क़यादत में हम मुतहद हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। कहना था पंजाब बार कौंसिल से हाल ही में कामयाब हुए हैं उमर महमूद साहब, वो भी मौजूद है और उसके अलावा सीनियर तरीन वकला भी मौजूद है। इस खाने का एहतमाम किया गया है वकला के लिए। आपको अहवाल दे दें। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में ज़राअत के मैदान में इनकलाब लाने के लिए खुसूसी रिसर्च सेंटर का कयाम शुरू। वाइस चांसलर प्रोफेसर अशफाक अहमद चौधरी का कहना है मुल्क भर के जमींदार रिसर्च से मुफ्त फायदा उठाकर फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकेंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी जामिया गाजी न्यू कैंपस एयरपोर्ट रोड इस वक्त मौजूद हैं, जो कि 900 एकड़ पर मुहित ये जो जामिया गाजी है मौजूद है। यहाँ पर 600 एकड़ को आबाद कर दिया गया है। बिल्कुल ये बंजर वीरान एरिया था। मेरे साथ इस वक्त वाइस चांसलर मौजूद हैं प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब। इनसे हम जानते हैं कि जहाँ पर एग्जैक्टली इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर मेरे अकब में आपको कुछ लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, ये बिल्कुल एक बंजर वीरान एरिया है। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ घास वगैरह थे, लेकिन अब बड़े शानदार तरीके से दिन रात मेहनत करके यहाँ पे काम हो रहा है। ये काम क्यों हो रहा है, यहाँ पर होगा क्या, ये बताने के लिए मेरे साथ वीसी साहब मौजूद है। सर बताइएगा ये किस चीज़ का आप काम करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम इसलिए करवा रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो वहाँ पे हमने डिस्प्ले करनी है। एग्रीकल्चर फैकल्टी हमारे पास बड़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे हमारे पास एग्रोनॉमी, ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी सब फील्ड मौजूद हैं। तो उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके जो टेक्नोलॉजीज निकाली हैं उनको यहाँ पे शो केस करेंगे। ये ऐसे समझें कि जितना हमारा मैक्सिमम रिसर्च है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यूनिवर्सिटी में ये इतराज़ होता है कि वो जो रिसर्च करते हैं वो फार्मर तक नहीं पहुँचती। तो हम इस रिसर्च को यहाँ डिस्प्ले करेंगे। फिर हर दफ़ा हम साल में 2 दफ़ा फार्मर कन्वेंशन करते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारों को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है और आप भी इस रिसर्च को फॉलो करके अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं और अपनी हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी यहाँ पर खिते के किसानों को इस चीज़ से फ़ायदा देने के लिए कि वो यहाँ पर आकर किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके हैं, यहाँ पर नुमाइश की जाएगी। एग्रीकल्चर का कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जितनी भी साइंटिफिकली रिसर्च होगी उसको प्रॉपर नुमाइश की सूरत में यहाँ पे पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका।